अच्छा जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसके पास 120 बिलियन डॉलर से ज्यादा की दौलत है, पर उसने आज तक उसमें से एक पैसा भी खर्च नहीं किया। ये इंसान दुनिया के टॉप 10 अमीरों में से एक हो सकता है। लेकिन मजे की बात यह है कि ना तो किसी ने उसे देखा है और ना ही कोई उसका असली नाम जानता है। ये कहानी है सतोशी नाकामोटो की, बिटकॉइन के पीछे के उस रहस्यमयी दिमाग की। और ये समझने के लिए कि उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया ही क्यों, हमें इतिहास के एक बहुत बड़े आर्थिक भूचाल को समझना होगा। क्योंकि बिटकॉइन का जन्म असल में 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की राख से हुआ था। तो चलिए एक वित्तीय इतिहासकार की तरह देखते हैं कि पैसों का हमारा आज का जो सिस्टम है वो आखिर यहां तक पहुंचा कैसे है। इसकी जड़ें ना बहुत गहरी है। सदियों पहले सारी दौलत और ताकत राजा महाराजाओं के हाथ में होती थी, लेकिन फिर एंट्री हुई व्यापारियों की। ये वो लोग थे जो हुनर से चीजें बना रहे थे और उन्हें बेच रहे थे। धीरे धीरे करके उनके पास इतना सोना जमा हो गया कि राजाओं को भी युद्ध लड़ने के लिए उनसे उधार लेना पड़ता था, और बस यहीं से पावर का जो बैलेंस था वो बदलना शुरू हो गया। और यहीं पर लोन का सबसे बेसिक सिद्धांत पैदा हुआ। एक व्यापारी राजा को इस उम्मीद पे सोना देता था कि राजा युद्ध जीतेगा और उसे मुनाफे के साथ पैसा लौटा देगा। ये पूरा का पूरा लेन देन सिर्फ एक भरोसे पर, एक अनुमान पर टिका था। इस शब्द को याद रखिएगा, अनुमान। ये हमारी पूरी कहानी के लिए बहुत जरूरी है। अब फास्ट फॉरवर्ड करके सीधे आज के दौर में आते हैं। वो जो सदियों पुराना अनुमान था ना, वो आज के मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम की नींव बन चुका है। लेकिन अब ये पहले से कई ज्यादा बड़ा और जोखिम भरा दांव बन गया है। इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने बैंक में 5 लाख रुपए जमा किए। यहां तक तो सब बिल्कुल सीधा साधा लगता है ना? अब देखिए कि ये सिस्टम असल में काम कैसे करता है। बैंक उन 5 लाख रुपयों को किसी व्यक्ति ए को कार खरीदने के लिए लोन पर दे देता है। अब व्यक्ति ए वो पैसा कार कंपनी को देता है, और कार कंपनी क्या करती है, वो उस पैसे को वापस उसी बैंक में जमा कर देती है। तो बैंक के पास फिर से 5 लाख आ गए, जिससे वो अब किसी व्यक्ति बी को लोन पर दे देता है, और ये साइकिल बार बार दोहराई जा सकती है। तो नतीजा क्या निकला? बैंक ने असल में 15 लाख रुपए का लोन दे दिया, जबकि उसके पास कैश में तो सिर्फ वही शुरुआती 5 लाख रुपए ही थे। यानी बैंक ने हवा में से वो पैसा बना दिया जो हकीकत में था ही नहीं। और ये पूरा का पूरा ढांचा सिर्फ उसी एक पुराने अनुमान पर खड़ा है कि कभी कोई बड़ा संकट नहीं आएगा और सब लोग एक साथ अपना पैसा निकालने बैंक नहीं आएंगे। ठीक वैसे ही जैसे वो व्यापारी अनुमान लगाता था कि राजा युद्ध कभी हारेगा ही नहीं। लेकिन 2008 में वो अनुमान टूट गया, और पूरी दुनिया ने देखा कि जब ये सिस्टम फेल होता है तो उसकी कीमत कितनी भयानक होती है। हुआ ये था कि बड़े बड़े बैंकों ने ज्यादा मुनाफे के लालच में बिना सोचे समझे ऐसे लोगों को भी होम लोन बांट दिए जो उन्हें चुकाने की हालत में थे ही नहीं। सिस्टम का जो जोखिम था वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। और जैसे ही लोगों ने लोन चुकाना बंद किया, ये ताश का महल ढह गया। बड़ी बड़ी कंपनियां दिवालिया हो गईं, करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गईं, यहां तक कि उन लोगों की भी जिनका इस सब से कोई लेना देना नहीं था। घरों की कीमतें जमीन पर आ गईं, और सिर्फ अमेरिका में 1 करोड़ लोग बेघर हो गए। ये सिर्फ एक आर्थिक संकट नहीं था, ये एक मानवीय त्रासदी थी। और ठीक इसी तबाही और अविश्वास के माहौल से इतिहास में एक गुमनाम किरदार की एंट्री होती है। एक ऐसा किरदार जिसके पास इस पूरी समस्या का एक क्रांतिकारी समाधान था। 2008 के संकट की ठीक बाद सतोशी नाकामोटो नाम से किसी व्यक्ति या शायद किसी ग्रुप ने इंटरनेट पर एक ऐसा आइडिया पेश किया जो मौजूदा फाइनेंशियल सिस्टम को जड़ से चुनौती देने वाला था। सतोशी ने बिटकॉइन बनाया। आज की तारीख में उनके पास लगभग 1.1 मिलियन बिटकॉइन हैं, जिनकी कीमत 120 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने कभी एक भी कॉइन खर्च नहीं किया। इससे एक बात तो साफ थी, उनका मकसद पैसा कमाना नहीं बल्कि इस टूटे हुए सिस्टम को ठीक करना था। तो उनका समाधान क्या? उन्होंने एक ऐसा फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट तैयार किया जो पुरानी व्यवस्था की हर एक खामी का सीधा सीधा जवाब था। चलिए इन दोनों सिस्टम्स को आमने सामने रखकर देखते हैं, क्योंकि यहीं बिटकॉइन की असली ताकत समझ में आती है। सबसे पहले कंट्रोल। पुराना सिस्टम पूरी तरह से बैंकों और सरकारों के हाथ में है। वहीं बिटकॉइन का सिस्टम एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है, जिसका मालिक कोई एक नहीं बल्कि हर वो इंसान है जो इसका हिस्सा है। दूसरा, सप्लाई।
सरकारें अपनी मर्जी से चाहे जितना पैसा छाप सकती हैं, जिससे पैसे की कीमत घटती है, जबकि बिटकॉइन की सप्लाई हमेशा के लिए 21 मिलियन पर तय कर दी गई है, बस उससे एक भी ज्यादा नहीं। तीसरा, पारदर्शिता। बैंकों के खाते एक बंद तिजोरी की तरह हैं, जबकि बिटकॉइन का हिसाब किताब यानी ब्लॉकचेन एक खुली किताब है जिसे कोई भी देख सकता है। और आखिरी नतीजा, पुराना सिस्टम बार बार संकटों में फंसता है, जबकि बिटकॉइन को डिजाइन ही स्थिरता के लिए किया गया था। इसका सीधा मतलब ये है कि कौन किसे पैसे भेज रहा है ये सबको दिखेगा, पर उनकी असली पहचान गुप्त रहेगी। और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई बैंक या सरकार दखलंदाजी कर ही नहीं सकती। ये आर्थिक शक्ति को सीधे लोगों के हाथ में देने जैसा था। सतोशी ने दुनिया को ये टेक्नोलॉजी दी और फिर जैसे आए थे वैसे ही हमेशा के लिए गायब हो गए। दिसंबर 2010 में उनका आखिरी पब्लिक मैसेज आया, मैं अब दूसरी चीज़ों पर काम करने के लिए आगे बढ़ गया हूं। इसके बाद से आज तक उनके बारे में किसी ने कुछ नहीं सुना। सतोशी ये बात अच्छी तरह जानते थे कि उन्होंने जो बनाया है वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली वित्तीय सिस्टम के लिए एक सीधी चुनौती है। अगर उनकी पहचान जाहिर हो जाती तो शायद सरकारें और बैंक इस टेक्नोलॉजी को कभी पनपने ही नहीं देते। इसलिए इस आइडिया को बचाने के लिए इसके क्रिएटर का गायब हो जाना ही जरूरी था। सतोशी ने हमें एक विकल्प तो दे दिया, पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर हमारा मौजूदा फाइनेंशियल सिस्टम भविष्य में फिर से लड़खड़ाता है, तो क्या बिटकॉइन जैसी डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी ही हमारा एकमात्र सहारा होगी? इसका जवाब शायद भविष्य के पन्नों में लिखा जाना अभी बाकी है।